Okay, good day, students. Today we are going to start with our lecture number 29 of our course Total Quality Management. Now, in our lecture number 29, we are going to be studying about developing broad strategic objectives. So when we speak about developing broad strategic objectives in total quality management, then broad strategic objectives translate an organization's mission into measurable terms. So हम एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन और विजन के बारे में पिछले लेक्चर्स में पढ़ते रहे हैं. अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स बनाना चाह रहे हैं तो ब्रॉड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अगर उसको हम ट्रांसलेट करें तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन ही बनता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं या मेजरेबल टर्म्स में एक मिशन होता है. नाउ दे रिप्रेजेंट एक्चुअल टारगेट्स the organization aims and will expend energy and resources trying to achieve. So ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो टारगेट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन का एम होता है कि उन्होंने अपनी एनर्जी इस पे और अपने रिसोर्सेज इस टारगेट को मीट करने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए यूज करने. Now broad objectives are more specific than the mission, but they are still broad. So broad objectives यानी मिशन तो आपका बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाता है ना एक्सप्लेनेशन में. अब अगर हम ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं तो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपके मिशन से ज़रा ऑब्वियसली ज़्यादा आपके कंसिडर किए जाते हैं स्पेसिफिक, यानी दे आर मोर स्पेसिफिक, यानी ज़्यादा टू द पॉइंट होंगे, बट फिर भी वो ब्रॉड ही कंसिडर किए जाते हैं, यानी ज़्यादा वास्ट ही होंगे वो भी. So they still fall into the realm of what rather than how. So obviously अगर हम उनको जज करना चाहे तो बजाय हम सिर्फ अभी यही जज करना चाह रहे होते कि आपका मिशन क्या है, नॉट कि कैसे उसको आपने अचीव करना. So how aspects of strategic planning come in the next step, और strategic planning के किस तरीके से उसको implement किया जाए वो next step में आ जाता है. Developing specific tactics, projects and activities for accomplishing broad objectives, और जिसमें आप डेवलप कर रहे होते हैं स्पेसिफिक टैक्टिक्स को और प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहे होते हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं जिनसे आप ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को अकॉम्प्लिश कर सकते हैं. नाउ डेवलपिंग स्पेसिफिक टैक्टिक्स, अगर हम ये पढ़े कि स्पेसिफिक टैक्टिक्स हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं तो दैट वुड बी द एक्शन प्लान. नाउ द एक्शन प्लान कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक टैक्टिक्स that are well defined, finite projects and activities undertaken for the purpose of achieving a specific desired outcome. So action plan जो है वो consist करता है specific tactics की base के ऊपर and वो बड़े well defined होता है, and finite projects के ऊपर और एक्टिविटीज़ जो हम अंडरटेक करते हैं यानी डिज़ायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए, उसके पर्पस के लिए उसको जो है ये डिफाइन करता है. सो दे आर अंडरटेकन फॉर द पर्पस ऑफ अकॉम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस ब्रॉड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, और ये अंडरटेक किया जाता है किसी इस पर्पस के लिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो ब्रॉड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अकॉम्प्लिश करने में. नाउ टैक्टिक्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. अब अगर हम स्पेसिफिक टैक्टिक्स को जज करें तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे कि दे आर स्मार्ट, आर स्पेसिफिक इन नेचर, टू द पॉइंट होते हैं नेचर वाइज, आर मेजरेबल, उनको मेजर किया जा सकता है, कैन बी क्वांटिफाइबल, उनको क्वांटिफाई भी किया जा सकता है, यानी ऑब्वियसली मेजर करेंगे तो फिर आप उनका क्वांटिटी भी जज कर सकते हैं. कैन बी अकॉम्प्लिश्ड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, एक टाइम फ्रेम के अंदर उनको कंप्लीट भी किया जा सकता है. कैन बी असाइन टू अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ग्रुप, किसी एक अकेले बंदे को भी असाइन किया जा सकता है और एक टीम को भी, एक ग्रुप को भी असाइन किया जा सकता है. और टाइड डायरेक्टली टू अ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव, और ये किसी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक्ड होते हैं टैक्ट्स. नाउ when we speak about revolutionary thinking in strategic planning, so पहले तो हमने tactics देखे, फिर next step आ गया उसका strategic planning. So revolutionary thinking अगर हम देखते हैं strategic planning में, so writing for the Harvard Business Review, Gary Hamel makes a case for revolutionary thinking as a business strategy. So गैरी हैमल ने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के लिए लिखा और उन्होंने एक ये चीज़ एक केस बनाया जिसमें रेवोल्यूशनरी थिंकिंग थी बिजनेस स्ट्रैटेजीज के लिए.
Now he describes 3 types of companies that can be found in any industry. So उन्होंने 3 किस्म की companies का जिक्र किया जो किसी भी इंडस्ट्री में आपको मिल सकती हैं. Number 1 is rule makers. These are the companies that build the industry in question. IBM, Sears, Coca-Cola are examples of rule makers. So rule makers में वो वाली industries आ जाती हैं जो build the industry in question, जो इंडस्ट्री को बिल्ड करती है, जैसे IBM की कंपनी है, Sears की कंपनी है, कोका-कोला की कंपनी है, ये हम रूल मेकर्स में गिनेंगे. Then the next is rule takers. दूसरा आ जाता है रूल टेकर्स. अब रूल टेकर्स को अगर हम जज करते हैं तो रूल टेकर्स these are the companies that follow, let's say, the rules made by the industry leaders. Like JCPenney, Fujitsu and US Air exemplify rule takers. So rule takers वो होंगे companies जो industry leaders जो हैं company में जिन्होंने rules बना दिए होंगे, ठीक है. जैसे जो rule makers हैं उन्होंने जैसे rules बनाए, ये वाली companies उन rules को follow करती हैं. जैसे उसमें JCPenney US की बहुत famous जो है close outline है, ठीक है. एंड दे आर वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं, दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव, और प्रॉपर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इट्स लाइक अ बुटीक वेयर यू कैन फाइंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टफ ऑफ JCPenney कंपनी. फुजित्सु वो और US एयर, ये सारी जो है ये रूल टेकर्स हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं उनको फॉलो करते हैं. फिर आ जाते हैं रूल ब्रेकर्स. थर्ड उसने कहा है कि किस टाइप की जो है ना कंपनी है वो रूल ब्रेकर्स में आ जाती है. नाउ दीज आर द मेवरिक कंपनीज दैट ब्रेक द रूल्स, इग्नोर प्रेसिडेंट एंड कास्ट असाइड कन्वेंशन. ये उन कंपनीज में से हैं जो ऐसी कंपनीज हैं जो रूल्स को ब्रेक कर देती हैं, ठीक है, उनको प्रेसिडेंट को इग्नोर कर देती है. ये उनका जो मेन फैक्टर है, जो रूल्स बने हुए हैं उनको ये इग्नोर करते हैं, ठीक है, और नॉर्मली जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है उससे हट के ये काम करते हैं. उनमें अकिया आ गया, चार्ल्स सिक्वाब आ गया एंड साउथ वेस्ट एयरलाइंस. दे आर कंसिडर्ड एज द रूल ब्रेकर्स. ये एग्जाम्पल्स हमने दिए आपको सिर्फ. Now after that, revolutionary thinking and strategic planning में अगर हम देखते हैं तो before beginning strategic planning, executives must decide which of these 3 types of companies they want. So obviously जब आप strategic planning start करते हैं तो executives को ये decide करना होता है कि इन तीनों में से उनको कौन सी type of company चाहिए, जो rule makers हैं या rule breakers हैं या rule takers हैं. So rule makers adopt one type of vision, रूल टेकर्स अडॉप्ट अनदर एंड रूल ब्रेकर्स येट अनदर. सो रूल मेकर्स जो है वो एक तरह का विजन होता है उनका, रूल टेकर्स का डिफरेंट होता है और रूल ब्रेकर्स का उससे भी हट के होता है. नाउ रूल मेकर्स विल अडॉप्ट अ विजन इन विच दे डोमिनेट एंड सेट द रूल्स इन अ गिवन मार्केट. रूल मेकर्स का काम क्या होता है कि वो एक ऐसा विजन अडॉप्ट कर लेते हैं और फिर जिसमें वो डोमिनेट कर जाते हैं और मार्केट में जो गिवन मार्केट है उसमें वो अपने रूल्स सेट कर देते हैं कि इस हिसाब से मार्केट में वो चलना है. नाउ रूल टेकर्स will adapt a vision in which they are industry leaders but perennially less than first place finishers. So their strategies will focus on continuous incremental improvement to work their way ever closer to the market leader. So rule takers जो है वो भी vision को adapt करते हैं, लेकिन वो vision को किस तरीके से adapt करते हैं कि वो उसमें जो already industry leaders जा रहे हैं, जो rule makers हैं जिनमें, उन इंडस्ट्री लीडर्स की वो रूल्स को फॉलो करते हैं और इवन दो कि वो मे बी उनकी तरह लीड नहीं कर सकते मार्केट को, लेकिन उनके अंदर फिर भी एक फोकस होता है, वो ऐसी स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं जिससे फोकस करते हैं वो कंटिन्यूअस इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट की तरफ, और ताकि वो मार्केट लीडर से करीब तरीन हो सकें. Now rule breakers will adopt a vision that focuses on carving out a market niche that because of its characteristics may not be well served by the market leaders. So rule breakers वो लोग हैं जो एक विजन अडॉप्ट कर लेते हैं और उनका जो है मकसद जो होता है वो फोकस कर रहे होते हैं कि हम मार्केट में अपनी ही नई जगह बना लें और अपनी जगह ऐसे बना लें, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे ऐसे हों या हमारी क्वालिटीज ऐसी हो जो शायद जो
ओरिजिनल मार्केट लीडर्स हैं वो जिनको फॉलो ना कर रहा हो, तो ये सब कुछ अलग सा अपने रूल्स बना के ये अपनी जगह उस तरीके से मार्केट में बनाते हैं कि उनसे यानी नॉर्मल जो कंपनीज इंडस्ट्रीज के रूल्स चल रहे हैं उनसे ज़रा डिफरेंट ये नहीं हो गए. Now such companies will then seek to dominate their niche market. और फिर ऐसी कंपनीज जो है वो जो अपनी वो खास प्लेस बना लेते हैं ना मार्केट में, वो उसी को डोमिनेट कर जाते हैं क्योंकि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरी कंपनियों से डिफरेंट होते हैं. Now when we speak about strategic management process, अब अगर हम strategic management process के बारे में बात करते हैं तो उसका अगर हम recap देखते हैं तो we would say कि strategic planning helps leadership mold an organization's future and manage change by focusing on an ideal vision of what the organization should and could be 10 to 20 years in the future. तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अगर हम जज करते हैं तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है वो एक लीडरशिप को हेल्प करती है ताकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर जो है वो देख सके और उसको मैनेज कर सके और उसमें अगर चेंजेस लानी है तो वो चेंजेस लेके आ सके ताकि एक आइडियल विजन बन सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ताकि मजीद 10 से 20 साल फ्यूचर में वो कामयाबी से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के ऊपर चल सके. नाउ इन कॉन्ट्रास्ट द टर्म लॉन्ग रेंज प्लानिंग may mean only 1 year in the future or the next budget submission in many organizations. So आम तौर पे अगर हम जज करते हैं तो हम जब ये टर्म यूज करते हैं कि जी लॉन्ग रेंज प्लानिंग है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, so that means कि वो सिर्फ या तो 1 साल की बात कर रहे हैं या सिर्फ जब तक नया बजट नहीं सबमिट हो जाता उस ऑर्गेनाइजेशन का जब तक की बात कर रहे हैं. But strategic plans are developed at the highest level of an organization and deployed throughout. लेकिन स्ट्रैटेजिक प्लान्स जो हैं वो ट्रू में जो है वो लॉन्ग रेंज प्लानिंग में कंसिडर किए जाते हैं और वो हाईएस्ट लेवल किसी ऑर्गेनाइजेशन का उस पे जो है डिप्लॉय किया जाता है और थ्रू आउट यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वो स्ट्रैटेजिक प्लान के मुताबिक काम होता है जिसमें वो वाकई ही लॉन्ग टर्म चल रहे होते हैं, जिसमें वो 10 से 20 साल आगे एक कंपनी का फ्यूचर जज कर रहे होते हैं. Now, the strategic management process consists of 2 parts, formulation and implementation. So, strategic management जो है वो 2 हिस्सों पे consist करता है, एक formulation पे और एक implementation पे. अब formulation पे वो कैसे consist कर रहा है कि strategy formulation consists of defining the mission of the organization. So strategy formulation अगर हम जज करते हैं तो वो consist करता है किसी भी mission जो है organization का उसको define करने में. So the concept of business and the vision of where it is headed और एक कॉन्सेप्ट जो है कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है और उसका विजन क्या है कि वो कहाँ, उसका गोल क्या है, क्या अचीव करना चाह रहा है या कहाँ जा रहा है लेके कंपनी को. सो सेटिंग ऑब्जेक्टिव सेट करना, ट्रांसलेटिंग द मिशन इनटू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स और फिर मिशन को जो है अपने ऐसे ऑब्जेक्टिव्स में ट्रांसलेट करना था कि वो उनके ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सके. एंड डिफाइनिंग अ स्ट्रैटेजी और एक स्ट्रैटेजी को डिफाइन करना. सो डिटर्मिनिंग स्पेसिफिक एक्शंस टू अचीव द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक एक्शंस ऐसे डिटर्मिन कर लेना जिससे जो है वो आप अचीव कर सकते हैं परफॉर्मेंस के ऑब्जेक्टिव्स को. नाउ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस अगर हम उसको जज करें तो दैट मीन्स लाइक सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. Now, setting objective means translating the mission into specific performance objectives and defining a strategy. So, strategic objectives को हम अगर जज करेंगे तो वो जिस तरह मैंने बताया कि आपको एक मिशन को हम ट्रांसलेट कर देते हैं यानी टेक्निकल वर्ड्स में हम उसको यूज करते हैं कि हमारे जो परफॉर्मेंस के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बड़े क्लियर हो जाएं. एंड डिफाइनिंग अ स्ट्रैटेजी और एक स्ट्रैटेजी हमारी डिफाइन हो जाए कि हमने इस स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम करना है. So determine specific actions to achieve the performance objectives और ऐसे actions या ऐसे काम जो है हम define कर दें या determine कर दें या fix कर दें जिससे हमें पता है कि हम performance objectives को achieve कर पाएंगे. Now, planning is good, but implementation is difficult and requires various tools and skillets. So planning की हद तक तो ठीक है, plan आपने बना लिया, strategic planning कर लिया आपने. अब उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना यानी उसको उस पे अमल में लेके आना ना वो जरा डिफिकल्ट हो जाता है और उसके लिए रिक्वायर हम करते हैं, टूल्स रिक्वायर करते हैं और स्किल्स रिक्वायर करते हैं. नाउ implementation focuses on executing the strategy effectively and efficiently
as well as on evaluating performance and making corrective adjustments when necessary. So implementation में जो चीज़ आ जाती है उसमें ये चीज़ हो जाता है कि हम ये जज करते हैं कि it focuses on executing the strategy effectively, कि strategy को effectively किस तरीके से use किया जा सकता है उसके ऊपर based होता है, और ताकि वो efficiently वो आप उसको achieve कर सकें, और evaluate करना performance को, और फिर then corrective adjustments करना जहाँ पे necessary हो. Now when we speak about advanced quality management tools, so अगर हम जज करते हैं या बात करते हैं advanced quality management tools की, now that is to create added value for the customer and for prevention rather than correction. So वो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि to create added value for the customer, वो हम customer के लिए added value create कर रहे हैं जिसमें वो prevention भी आ रहा है rather than correction, यानी उसमें prevention भी हो रहा है correction के निस्बत. और Japanese developed the new tool set designed to address strategic issues in quality. और Japanese जो थे उन्होंने ऐसा tool डिज़ाइन किया जिससे हम strategic issues जो हैं quality में उसको हम जज कर सकते हैं. Now these management planning tools are known as advanced quality tools and are as follows. और ये management planning tools, एक तो हमने total quality management के tools देखे थे, अब हम मैनेजमेंट प्लानिंग टूल्स देख रहे हैं. तो मैनेजमेंट प्लानिंग टूल्स में जो है वो एडवांस क्वालिटी टूल्स हम उनको कह सकते हैं. उनमें एक तो मैट्रिक्स डायग्राम आ जाता है, एक रिलेशंस डायग्राम आ जाता है, अफिनिटी डायग्राम आता है, सिस्टमैटिक और ट्री डायग्राम आ जाता है, मैट्रिक्स डेटा एनालिसिस आ जाते हैं, एरो डायग्राम्स आ जाते हैं, एंड प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट. तो ये मेन उसमें एडवांस क्वालिटी टूल्स में हम मैनेजमेंट प्लानिंग के लिए यूज करते हैं. नाउ होशन कैनरी एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिप्लॉयमेंट. सो होशन कैनरी ने जो है ना स्ट्रेटेजिक पॉलिसी डिप्लॉयमेंट के बारे में जब बात की तो ही सेड कि स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन जो है, नाउ टॉप मैनेजमेंट रिक्वायर्स method to ensure that their plans and strategies are successfully executed, and the terms deployed is frequently used within the organization. So obviously top management जो है वो आपसे require करती है कि आप ensure करें कि आपकी जो plans हैं या आपके strategies हैं उनको proper तरीके से execute किया जाए या उनके ऊपर अमल किया जाए, और जो word deployed है वो ज़्यादातर इस काम के लिए use होता है एक organization के अंदर. Now the Japanese strategy through a process known as Hoshin planning or policy deployment. So उन्होंने जब जापानीज ने ये पॉलिसी डेवलप की स्ट्रैटेजी थ्रू, उन्होंने डिप्लॉय किया स्ट्रैटेजी को, उसको प्रोसेस को उन्होंने होशिन प्लानिंग का नाम दिया या पॉलिसी डिप्लॉयमेंट का नाम दिया. सो होशिन मीन्स पॉलिसी और पॉलिसी डिप्लॉयमेंट. होशिन का मतलब पॉलिसी है या पॉलिसी डिप्लॉयमेंट है. अब पॉलिसी जो डिप्लॉयमेंट इज अ सिस्टम्स अप्रोच टू मैनेजिंग चेंज इन क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसेस. अब पॉलिसी डिप्लॉयमेंट हम किसको कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि वो एक सिस्टम्स का अप्रोच है जिसमें आप चेंज मैनेज कर सकते हैं किसी भी क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस में. तो पॉलिसी डिप्लॉयमेंट हम इस चीज को कहेंगे जिसमें आप किसी सिस्टम के अप्रोच ले रहे हैं और उसको आप यूज कर रहे हैं चेंज लाने के लिए क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेस में. नाउ इट एम्फसाइजेस ऑर्गेनाइजेशन, वाइड प्लानिंग एंड सेटिंग ऑफ प्रायोरिटीज. और ये ज्यादा एम्फसाइज करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की वाइड प्लानिंग पे, ठीक है, और उनकी जो प्रायोरिटीज हैं जो उन्होंने सेट की हुई हैं उनके ऊपर. नाउ प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू मीट ऑब्जेक्टिव्स, और ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करना ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकें. एंड मेजरिंग परफॉर्मेंस एज अ बेसिस फॉर इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, और फिर ऐसे परफॉर्मेंस को मेजर करना जो एक इम्प्रूवमेंट परफॉर्मेंस के लिए एक बेस बन जाती है. नाउ पॉलिसी डिप्लॉयमेंट इज एसेंशियली अ टोटल क्वालिटी बेस्ड अप्रोच टू एक्सिक्यूटिंग अ स्ट्रैटेजी. सो पॉलिसी डिप्लॉयमेंट जो है हम उसको कहेंगे कि वो टोटल क्वालिटी बेस्ड अप्रोच है, ठीक है, और टोटल क्वालिटी बेस्ड अप्रोच यूज किया जाता है बेसिकली किसी भी स्ट्रैटेजी को अमल में लेके आने के लिए.
Now, when we speak about strategy implementation, King describes it eloquently, that imagine an organization that knows what customers will want 5 to 10 years from now and exactly what they will do to meet and exceed all expectations. So King के मुताबिक उन्होंने एक बात की कि आप इमेजिन करो कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिनको अपने पता हो कि उनके कस्टमर्स 5 से 10 साल आगे मजीद उसमें क्या चाहेंगे और क्या उनकी नीड्स होंगी, क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, और उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को या तो मीट करना या उससे एक्सीड करना वो पॉसिबल हो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए. So imagine a planning system that has integrated a plan, do, check and act. So ऐसा प्लानिंग सिस्टम इमेजिन कीजिए जिसके अंदर जो है ना उन्होंने एक तरह से प्लान, डू, चेक और फिर एक्ट का सिस्टम ऐड कर दिया. इंटीग्रेटेड लैंग्वेज एंड एक्टिविटी बेस्ड ऑन क्लियर लॉन्ग टर्म थिंकिंग, अ रियलिस्टिक मेजरमेंट सिस्टम विद अ फोकस ऑन प्रोसेस एंड रिजल्ट्स. और ऐसा आप इमेजिन करो कि ऐसा प्लानिंग सिस्टम हो जिसमें आपका लॉन्ग टर्म थिंकिंग इन्वॉल्व हो और एक रियलिस्टिक यानी मेजरमेंट सिस्टम हो, ठीक है, जो फोकस कर रही हो प्रोसेस पे और रिजल्ट्स पे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ व्हाट्स इम्पोर्टेंट, alignment of groups, decisions by people who have necessary information. और फिर ऐसा आइडेंटिफाई करना कि क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और ग्रुप्स को अलाइन करना, और उसके बाद ऐसे डिसीजंस बाय पीपल हु हैव द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, और उन लोगों से फैसले जिनके पास जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है उनसे डिसीजंस लेना. देन प्लानिंग इंटीग्रेटेड विद डेली एक्टिविटी एंड गुड वर्टिकल कम्युनिकेशन, cross-functional communication, and everyone planning for himself or herself, and the buy-in that results. So, और ऐसा इमेजिन करो कि ऐसा प्लानिंग सिस्टम हो जिसमें आप इंफॉर्मेशन की डिसीजंस भी हो, प्लस प्लानिंग ऐसी हो जो आपकी डेली एक्टिविटी के से रिलेटेड हो, और आपकी वर्टिकल कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो और क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी हो विद इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. एंड हर कोई एक प्लान कर रहा हो अपने लिए जो है ना फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ, एंड द बाय इन दैट रिजल्ट्स. सो और कोई भी जो उसके रिजल्ट्स हैं, दैट इज होशन प्लानिंग. उसको हम होशन प्लानिंग कहेंगे जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड हो. नाउ विथ पॉलिसी डिप्लॉयमेंट, top management is responsible for developing and communicating a vision. So अगर हम policy deployment की बात करते हैं तो policy deployment के साथ ज़रूरी है कि top management जो है वो responsible हो develop करने के लिए और communicate करने के लिए एक vision को. Then building organization wide commitment to its achievement. और फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वाइड ऐसे बिल्ड करें, ऐसी कमिटमेंट, ठीक है, जो उसकी अचीवमेंट में हेल्प करें. सो दिस विजन इज डिप्लॉयड थ्रू द डिप्लॉयमेंट एंड एक्सिक्यूशन ऑफ एनुअल पॉलिसी स्टेटमेंट्स और प्लान्स. और ये विजन जो है ये डिप्लॉय किया जाता है पूरे लाइक थ्रू द डेवलपमेंट एंड एक्सिक्यूशन, ताकि एक डेवलपमेंट और एक्सिक्यूशन हो सके किसी भी एनुअल पॉलिसी स्टेटमेंट्स या प्लान्स से रिलेटेड. So all levels of employees actively participate in generating a strategy and action plans to attain the vision. और सारे लेवल्स के ऊपर अगर हम जज करें तो हर लेवल के ऊपर एम्प्लॉइज जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं एक स्ट्रैटेजी जनरेट करने के लिए और ऐसे प्लान्स को एक्शन में लेके आने के लिए जिससे वो विजन अटेन कर सकें. Now at each level, progressively, more detailed and concrete means to accomplish the annual plans that are determined, and the plans are hierarchical and cascading downward from the top management plans. अब हर लेवल पे एम्प्लॉइज जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें एक स्ट्रैटेजी जनरेट करने में और एक्शन प्लान्स को यूज करने में ताकि वो एक विजन अटेन कर सकें. अब हर लेवल पे वो प्रोग्रेसिवली ज़्यादा डिटेल या कंक्रीट तरीके से मीन्स से वो अकॉम्प्लिश कर सके एनुअल प्लान्स जो हैं जो उन्होंने डिटरमिन किए हैं. अब ये प्लान्स जो है ये ऊपर की मैनेजमेंट से आपके पास टॉप मैनेजमेंट प्लान से नीचे की मैनेजमेंट में और नीचे के स्टाफ और एम्प्लॉइज में आती है.
So there should be a clear link to common goals and activities throughout the organizational hierarchy. So obviously एक common goals को achieve करने के लिए clear link होना चाहिए, ये activities जो एक organization hold कर रहा है उसके top management से लेके throughout सारी organization में. So policy deployment provides frequent evaluation and modification based on feedback from regularly scheduled audits of the process. So policy deployment जो है वो ऐसे provide करती है आपको frequent evaluation ताकि आप ले सके, और ऐसी modification based जो है जो feedback की base पे हो और regularly scheduled audits हो process के. So plans and actions are developed based on analysis of the root causes of a problem. और plans और actions ऐसे develop किए जाते हैं उन analysis की base पे जो root cause है किसी problem का, जड़ है किसी problem का, rather than only on the symptoms, बजाय के सिर्फ symptoms के ऊपर जज करेंगे उसके निस्बतन वो पूरे एक उसकी problem की जड़ तक पहुंचता है. तो उसके मुताबिक फिर जब वो हमें जब प्रॉब्लम की जड़ मालूम हो जाती है तो फिर हम उसके ऊपर प्लान एंड एक्शंस ऐसे डेवलप कर सकते हैं जिससे हम मजीद उसमें बेहतरी किसी प्रोसेस में लेके आ सकते हैं. सो प्लानिंग हैज अ हाई डिग्री ऑफ डिटेल इंक्लूडिंग द एंटिसिपेशन ऑफ पॉसिबल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन. और किसी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने में ऑब्वियसली प्लानिंग का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि वो हाई डिग्री ऑफ डिटेल दे रहा होता है आपको और साथ साथ आपको ये भी बता रहा है कि मे बी ऐसे पॉसिबल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज स्ट्रैटेजीज. नाउ द एम्फेसिस इज ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रोसेस. और एम्फेसिस जो है वो प्रोसेस की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट के ऊपर जो है जोर दिया जाता है एज अपोज टू द रिजल्ट्स ओनली ओरिएंटेशन. यानी निस्बतन के सिर्फ रिजल्ट्स हम सिर्फ देखें और उनके बेस के ऊपर करें, हम पूरे इम्प्रूवमेंट जज करते हैं, एम्फेसिस ज्यादा हम देते हैं कि पूरे प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट हो. नाउ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, when we speak about that we would say that an example हम अगर उसका यूज करते हैं तो an example of policy deployment is provided by very well known Japanese Mr. Imai to illustrate the need for policy deployment. Let us consider the following case. So एक case study हम discuss करते हैं आगे कि एक example है कि policy deployment को कैसे यूज किया जाता है या is provided by a very well, उसको हम policy deployment की example जो है Mr. Imai जो है एक Japanese है, well known Japanese है, उन्होंने इसके ऊपर बात की है कि अगर हम इलस्ट्रेट करते हैं कि पॉलिसी डिप्लॉयमेंट की हमें ज़रूरत क्यों है तो हमें फिर हम उसकी वजह इसमें एक्सप्लेन हो जाती है कि एक लेट्स से कि प्रेसिडेंट ऑफ एन एयरलाइन कंपनी है कोई, फॉर एग्जांपल. Now the president of an airline company proclaims that he believes in safety and that his corporate goals are to make sure that safety is maintained throughout the company. अब प्रेसिडेंट है एक एयरलाइन कंपनी का, वो ये चीज क्लेम कर रहा है कि उसकी बिलीफ है कि he believes in safety and that his corporate goals are to make sure that safety is maintained throughout the company. और उसके corporate goals ऐसे हैं जिस पे वो maintain कर रहे हैं कि their corporate goals are to make sure that safety is maintained ताकि एक throughout the company जो है ना safety maintain हो. ये उसके गोल्स हैं, ठीक है, वो ये चीज क्लेम करते हैं. नाउ दिस प्रोक्लेमेशन इज प्रोमिनेंटली फीचर्ड इन द कंपनीज क्वार्टरली रिपोर्ट एंड एडवर्टाइजिंग, इट्स एडवर्टाइजिंग. और ये उनकी जो क्लेम है, उनका प्रोक्लेमेशन है, ये उसको बड़ा प्रोमिनेंट तरीके से जो है कंपनी की क्वार्टरली रिपोर्ट में और एडवर्टाइजिंग में जो है वो इसको फीचर करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि इस एयरलाइन की कंपनी का जो है प्रेसिडेंट वो ये चीज चाह रहे हैं कि वो बहुत सेफ्टी में बिलीव करते हैं और कॉर्पोरेट गोल्स में. Now, let us further suppose that the department managers are also swear a firm belief in safety. और हम अगर मिसाल के तौर पे अगर हम एक और तरीके से जज करें कि हम कहें कि जो उनके डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं वो भी एक बड़ा जो है कसम खाते हैं कि वो भी बड़ा बिलीव कर रहे हैं सेफ्टी में. नाउ द केटरिंग मैनेजर सेज ही बिलीव्स इन सेफ्टी, द पायलट से दे बिलीव इन सेफ्टी. और जो केटरिंग कर रहा है एयरप्लेन की फूड सप्लाई के लिए
وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں سیفٹی میں بلیو کرتا ہوں, اور جو پائلٹس ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سیفٹی میں بلیو کرتے ہیں, اور جو فلائٹ کروز ہیں they say that they believe in safety, اور جو فلائٹ کے کرو ہے آپ کا, جو آپ کے کرو ممبرز ہیں جو فلائٹ کے اوپر آپ کے کام کر رہے ہیں, جیسے اسٹوورڈس ہوتے ہیں یا اسٹوورڈز ہوتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سیفٹی میں بلیو کرتے ہیں. Now everyone in the company practices safety. سارے کمپنی میں سیفٹی پریکٹس کر رہے ہیں, true. So or might everyone simply be paying lip service to the idea of safety, یا صرف سب لوگ صرف زبانی کلامی یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ ہم سیفٹی میں بلیو کرتے ہیں. کیا وہ واقعی ہی ایسے پریکٹسز کر رہے ہیں جو سیفٹی کی طرف ایک پیسنجرز کی سیفٹی کے لیے کام میں آ سکتی ہیں, یا پھر وہ صرف ایک چیز سب ورڈ کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہم بلیو کرتے ہیں سیفٹی میں. Now on the other hand, دوسری طرح سے اگر ہم دیکھیں تو if the president states that safety is company policy and works with his division managers to develop a plan for safety that defines responsibilities, everyone will have a specific subject to discuss. تو اگر ہم صرف وہ زبانی کہیں کہ جی آپ سب سے پوچھیں اور سب کہیں کہ ہاں جی میں بھی بلیو کرتا ہوں, میں بھی بلیو کرتا ہوں, میں بھی بلیو کرتا ہوں, بٹ دوسرے صورت میں اگر وہی پریزیڈنٹ صرف زبان سے نہیں کہے بلکہ اس کو ایک طرح سے اپنا کمپنی پالیسی کا رول بنا دیں کہ سیفٹی جو ہے وہ کمپنی پالیسی ہے ہماری, اینڈ اپنے ڈویژن مینیجرز کے ساتھ وہ اس کے اوپر کام کریں اگر خود, اور ایک پلان ایسا ڈیوائز کریں جو سیفٹی کے لیے ہو, جس میں ان کی رسپانسبلٹیز ڈیفائنڈ ہوں ایوری اسٹاف ممبر کی, ایوری ورکر کی, اینڈ ایوری ون پھر ول ہیو اے اسپیسیفک سبجیکٹ ٹو ڈسکس, اور پھر ان کو ہر ایک کو ایک اسپیسیفک سبجیکٹ مل جائے گا ڈسکس کرنے کے لیے. Now safety will become a real concern. وہاں پہ آ کے جب وہ خود امپلیمنٹ کر کے یہ کام کرنا شروع کریں گے اپنے ڈویژن مینیجرز کے ساتھ, تو پھر وہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ واقعی سیفٹی جو ہے ایک سب کے لیے ریئل کنسرن بن جائے گا. اینڈ فار دا مینیجر ان چارج آف کیٹرنگ سروسز, سیفٹی مائٹ مین مینٹیننگ دا کوالٹی آف فوڈ ٹو اوائڈ کسٹمر ڈسسیٹسفیکشن اور النس. اور اگر آپ کیٹرنگ سروسز والے کے حساب سے دیکھیں گے تو وہ سیفٹی کس طرح آپ کو مینٹین کرے گا کہ وہ آپ کے کوالٹی آف فوڈ جو وہ پلین پہ سرو کر رہا ہے اس کو وہ بہتر رکھے گا, تاکہ جو ہے کسٹمر کی ڈسسیٹسفیکشن نہ ہو اور کوئی النس نہ کریٹ ہو. سو ان دیٹ کیس ہاؤ ڈز ہی انشور دیٹ دا فوڈ از آف ٹاپ کوالٹی. تو اگر ایسا ہے کہ ہم کیٹرنگ مینیجر کی بات کریں تو اس نے فوڈ کا دیکھنا ہے کہ کوالٹی بہتر ہو اور بیماری نہ ہو یا کسٹمر ڈسسیٹسفائڈ نہ ہو. تو ایسے کیس میں جو ہے یہ جج کرنا کہ آپ کیسے انشور کر سکتے ہو کہ فوڈ جو ہے وہ ٹاپ کوالٹی کا ہے. What sorts of control points and check points does he establish? ایسے جو سیفٹی کیٹرنگ سروسز کا مینیجر ہے وہ کیا ایسے کنٹرول پوائنٹس یا چیک پوائنٹس اسٹیبلش کرے گا جس سے وہ جج کر سکے کہ اس کا فوڈ ٹاپ کوالٹی کا ہے. How does he ensure that there is no deterioration of food quality in flight? اور وہ اس طریقے کو کیسے کنفرم کر سکتا ہے کہ ڈیورنگ فلائٹ کھانا جو ہے وہ خراب نہ ہو اس کا. So who checks the temperature of the refrigerators or the condition of the oven while the plane is in the air? اور جب obviously plane fly کر رہا ہوتا ہے تو during the flight ٹیمپریچر کون چیک کرے گا ریفریجریٹرز کا کہ وہ مینٹین ہے جس سے تاکہ کھانا خراب نہ ہو, اینڈ کہ اوونز جو یوز ہو رہے ہیں ان کی کیا کنڈیشنز ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہے only when safety is translated into specific actions with specific control and check points established for each employee's job may safety be said to have been truly deployed as a policy. صرف جب ہم ان ساری چیزوں کو چیک کر لیں, ٹھیک ہے, کہ کون مینٹین کر رہا ہے, کس کی کیا رسپانسبلٹی بن رہی ہے, صرف ہم جب ان کو اسپیسیفک ایکشنز میں ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اسپیسیفک کنٹرول کے ساتھ یا چیک پوائنٹس کے ساتھ, پھر ہم جج کر سکتے ہیں کہ ایک امپلائی کی کیا جاب ہے, اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں سیفٹی جو ہے وہ پراپرلی جو ہے ڈپلوائے ہو رہی ہے ایز اے پالیسی. Now policy deployment calls for everyone to interpret policy in light of their own responsibilities and for everyone to work out criteria to check their success in carrying out the policy. اور پالیسی ڈپلوائمنٹ جو ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ سب کے لیے کام ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے ہم انٹرپریٹ کر سکے کہ پالیسی کی لائٹ میں کہ ان کی ہر ایک ورکر کی کیا
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस हिसाब से वो उस पॉलिसी की लाइट में उसको जज कर सके, एंड फॉर एवरीवन टू वर्क आउट क्राइटेरिया टू चेक देयर सक्सेस इन कैरिंग आउट द पॉलिसी, और हर कोई अपना क्राइटेरिया चेक कर सके ताकि उसको पता हो कि हमने इस तरीके से सक्सेसफुल जो है वो पॉलिसी को कैरी आउट करना है। Now, policy deployment starts with the senior managers of the company. So, policy deployment जो है, अगर हम कहते हैं कि वो कौन इम्प्लीमेंट कर रहा होता है तो वो ऑब्वियसली आपके जो कंपनी के सीनियर मैनेजर्स हैं वहां से वो चीज शुरू होती है, वो लोग इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। Now, the senior managers establish the vision and core objectives of the company. और सीनियर मैनेजर्स जो हैं वो आपका विजन एस्टैब्लिश कर देते हैं और आपकी कंपनी के कोर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एस्टैब्लिश कर देते हैं। नाउ एन एग्जांपल ऑफ एन ऑब्जेक्टिव माइट बी टू इम्प्रूव डिलीवरी which supports the long term vision of to be the industry leader in customer satisfaction. और एक एग्जांपल हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव जो है वो डिलीवरी इम्प्रूव करने के लिए वो ये हो सकता है कि विच सपोर्ट्स द लॉन्ग टर्म विजन, जिसको हम लॉन्ग टर्म विजन सपोर्ट जो कर रहा हो ताकि आप इंडस्ट्री में लीडर बन सको कस्टमर सेटिस्फैक्शन के। नाउ मिडिल मैनेजमेंट नेगोशिएट्स विद सीनियर मैनेजमेंट रिगार्डिंग द गोल्स दैट विल अचीव द ऑब्जेक्टिव, और जो मिडिल मैनेजमेंट होगी वो सीनियर मैनेजमेंट के साथ नेगोशिएट करेगी या उनके साथ डिस्कस करेगी वो वाले गोल्स जिनको वो अचीव करना चाह रहे हैं या जिन ऑब्जेक्टिव्स को वो अचीव करना चाह रहे हैं। So goals specify numerically the degree of change that is expected, और goals फिर obviously वो चीज डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकली, वो डिग्री ऑफ चेंज डिस्कस करते हैं जो उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है, और स्ट्रैटेजीज जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं द मीन्स टू अचीव द गोल्स। और ऐसी स्ट्रैटेजीज जो है, सो गोल्स जो है वो न्यूमेरिकली आपको डिग्री ऑफ चेंज बता देता है, ठीक है, जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और स्ट्रैटेजीज जो है वो स्पेसिफाई कर देती है कि आप क्या मीन्स यूज कर रहे हो उन गोल्स को अचीव करने के लिए, किस तरीके से आप उन गोल्स को अचीव करोगे। नाउ दे इंक्लूड मोर स्पेसिफिक एक्शंस टू बी टेकन, और स्ट्रैटेजीज ऑब्वियसली इंक्लूड करती हैं कि आपके ज्यादा जो है कोई स्पेसिफिक एक्शंस लिए जाएं उसके ऊपर। नाउ मिडिल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द रिसोर्सेज टू अकॉम्प्लिश द गोल्स, और मिडिल मैनेजर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए ताकि आप वो गोल्स अकॉम्प्लिश कर सकें। नाउ मिडिल मैनेजमेंट देन नेगोशिएट्स विद द इम्प्लीमेंटेशन टीम्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस मेजर्स दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स अकॉम्प्लिशिंग द स्ट्रैटेजीज। और मिडिल मैनेजमेंट जो है वो फिर देन नेगोशिएट करते हैं विद इम्प्लीमेंटेशन टीम्स, जो टीम्स हैं जिन्होंने उन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना होता है रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस मेजर्स, यानी परफॉर्मेंस मेजर्स से रिगार्डेड दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट प्रोग्रेस टुवर्ड्स अकॉम्प्लिशिंग द स्ट्रैटेजीज, जो इंडिकेट कर रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं परफॉर्मेंस मेजर्स ऐसे जो इंडिकेट कर रहे हैं आपके प्रोग्रेस की तरफ ताकि आप वो स्ट्रैटेजीज को अकॉम्प्लिश कर सकें। नाउ मेजर्स आर स्पेसिफिक चेक पॉइंट्स टू इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रैटेजी। सो मेजर्स जो हैं वो स्पेसिफिक आपके चेक पॉइंट्स हो जाते हैं टू इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रैटेजी। सो मेजर्स ऐसी चीजें हो जाती हैं जो हम कह सकते हैं कि खास तौर पे कोई ऐसे चेक पॉइंट्स बन जाते हैं जिससे हम उसकी इफेक्टिवनेस, उसका असर मालूम कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, अलग-अलग जो एलिमेंट्स गिने जा रहे हैं उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नाउ द इम्प्लीमेंटेशन टीम्स आर एम्पावर्ड टू मैनेज द एक्शंस एंड स्केड्यूल देयर एक्टिविटीज, और जो इम्प्लीमेंटेशन टीम्स हैं वो उनको एम्पावर किया जाता है या उनके पास ये पावर आ जाती है ताकि वो उन एक्शंस को मैनेज कर सकें और अपनी एक्टिविटीज को स्केड्यूल कर सकें। सो सीनियर मैनेजमेंट देन यूजेस अ रिव्यू प्रोसेस टू अंडरस्टैंड बोथ द प्रोग्रेस एंड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन टीम and the success of their planning system. तो सीनियर मैनेजमेंट फिर जो है वो रिव्यू प्रोसेस को यूज करता है ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके दोनों प्रोसेसेस को, इम्प्लीमेंटेशन को भी, ठीक है, एंड टीम्स एंड द सक्सेस, और जो टीम है वो उसको सक्सेस के लिए यूज करते हैं अपने प्लानिंग सिस्टम में, ताकि, और सीनियर मैनेजमेंट इस चीज को रिव्यू कर रहे होते हैं कि टीम्स कैसे अपने सक्सेस के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं किसी भी प्रोग्रेस लाने के लिए।
Now when we speak about roles in implementing a quality strategy, तो जब हम roles की बात करते हैं implement करने के लिए एक strategy में, so senior management or middle management and the workforce each have a critical role to play in the implementation process. So senior management जो है या middle management जो है, they play an important role ताकि जो है जो workforce में to each have a critical role जो implementate करने के लिए इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए. सो हर एक का अपना अपना एक काम होगा, मिडिल मैनेजर्स का अपना तरीका होगा, सीनियर मैनेजर्स का अपना होगा, लेकिन ये सब जो है एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं ताकि आप उस प्रोसेस पे इम्प्लीमेंट कर सकें या उस स्ट्रैटेजी को, क्वालिटी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकें. अब सीनियर मैनेजर्स मस्ट इंश्योर दैट देयर प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज आर सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. और सीनियर मैनेजर्स की ड्यूटी क्या आ जाती है कि वो ये इंश्योर करें कि उनके जो प्लान्स हैं या उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जाए और एक ऑर्गेनाइजेशन में उनके ऊपर प्रॉपर तरीके से अमल किया जाए. मिडिल मैनेजर्स provide the leadership by which the vision of senior management is translated into the operation of the organization. और मिडिल मैनेजर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं ऐसा लीडरशिप, ठीक है, जिसमें बाय विच द विजन ऑफ सीनियर मैनेजमेंट इज ट्रांसलेटेड, जिसमें सीनियर मैनेजमेंट का विजन क्लियर हो जाता है और ट्रांसलेट कर दिया जाता है इनटू द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस जो हैं, जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है उसमें उनके रोल को या उनके विजन को, सीनियर मैनेजमेंट की विजन को हम ऑपरेशन में लेके आ सकें. तो मिडिल मैनेजर्स का ये काम होता है एज ए लीडर्स. इन द एंड, now it is the workforce that delivers quality and must have not only empowerment but also a true commitment to quality for total quality to succeed. अब सीनियर मैनेजर्स ने तो प्लान बना दिए, ठीक है, स्ट्रैटेजीज बता दी कि ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह चलना है. मिडिल मैनेजर्स ने लीडरशिप शो कर दिया जिसमें उन्होंने सीनियर मैनेजमेंट का विजन यूज किया और ऑपरेशंस को अमल में लेके आए. असल काम फिर एंड पे आता है वर्कफोर्स का, जो काम करने वाले हैं वो फिर प्रॉपर क्वालिटी को डिलीवर करते हैं और उनके पास इतनी एम्पावरमेंट होनी चाहिए, इतनी पावर होना चाहिए ताकि वो उनकी एक ट्रू कमिटमेंट हो क्वालिटी की तरफ, और सिर्फ उसी सूरत में टोटल क्वालिटी का जो प्रोग्राम है वो सक्सेस की तरफ जा सकता है, ये सक्सीड कर सकता है. Now, when we speak about senior management, now senior managers must ensure that the organization is focusing on the needs of the customer. They must promote the mission, vision, and the values of the company throughout the organization. So senior managers को एक बहुत चीज़ ज़रूरी होती है कि उनको ये इंश्योर करना या इस चीज़ की श्योरिटी लाना कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस चीज़ पे फोकस कर रहा है और उनके कस्टमर्स की क्या नीड्स हैं. So they must promote the mission. उनको इसलिए मिशन, विजन वो प्रमोट करने की जरूरत होती है और फिर वैल्यूज जो है कंपनी की थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन उसको प्रमोट करने की उनकी ड्यूटी होती है. फिर सीनियर मैनेजर्स मस्ट आइडेंटिफाई द क्रिटिकल प्रोसेसेस दैट नीड अटेंशन and improvement and the resources and trade-offs that must be made to fund the total quality activity. और फिर सीनियर मैनेजर्स को जो है आइडेंटिफाई करना चाहिए ऐसे क्रिटिकल प्रोसेसेस को, ठीक है, जो जिनको अटेंशन की ज़रूरत है, जिनमें इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है, एंड द रिसोर्सेज एंड ट्रेड ऑफ्स दैट मस्ट बी मेड टू फंड द टोटल क्वालिटी एक्टिविटी. और ऐसे रिसोर्सेज या ट्रेड ऑफ्स जो हैं जो ज़रूरी हों टोटल क्वालिटी की एक्टिविटी को फंड करने के लिए. Now they must review progress and remove barriers to implementation. और उनको ये ज़रूरी है कि वो ऐसा प्रोसेस रिव्यू करें और बैरियर्स को रिमूव करें ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन में हायल ना हो. Now finally they must improve the processes in which they are involved. और फाइनली उनको ऐसे प्रोसेस को इम्प्रूव करना ज़रूरी है जिससे लेट्स से कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है फॉर एग्जांपल, जिस चीज़ में वो इन्वॉल्व हैं. सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग लेट्स से कि बोथ टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस एंड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटी टू यूज क्वालिटी टूल्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग. सो फाइनली सीनियर मैनेजमेंट को
प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए उनको खुद से जैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अगर वो करते हैं तो उसमें इन्वॉल्वमेंट उनकी ज़रूरी होती है, ठीक है, और ताकि वो खुद सिर्फ परफॉर्मेंस को ना सिर्फ इम्प्रूव करें बल्कि वो प्रोसेस को भी इम्प्रूव करें और डेमोन्स्ट्रेट कर सकें वो एबिलिटी जिससे जो है ना क्वालिटी टूल्स को यूज़ किया जा सकता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. Now when we speak about middle management, अब middle management के बारे में अगर हम बात करते हैं तो transforming middle managers into change agents requires a systematic process that dissolves traditional management boundaries and replaces them with an empowered and team-oriented state of accountability for organizational performance. So transforming middle managers, हम middle managers को अगर transform कर रहे होते हैं change agents में तो we require a systematic process, ठीक है, जिसमें जो डिसॉल्व करता है एक ट्रेडिशनल मैनेजमेंट प्रोसेस या उनकी बाउंड्रीज को एंड उनकी जगह रिप्लेस करता है एक ऐसा जिसमें टीम ओरिएंटेड स्टेट एक आ जाती है या एक एम्पावरमेंट मिल जाती है टीम को फॉर अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, ताकि वो अकाउंटेबिलिटी उनकी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए. नाउ दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग. सो इस प्रोसेस में नंबर 1 आ गया empowerment. Now empowerment, middle managers must be accountable for the performance of the organization in meeting objectives. और मिडिल मैनेजर्स को ऑब्वियसली उनको अकाउंटेबल होना चाहिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ताकि वो ये देख सकें कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को देखें कि वो क्या उनके ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहा है या नहीं. Then creating a common vision of excellence, और फिर एक common vision जो है excellence का उसको create करना. Now this vision is then transformed into critical success factors that describe key areas of performance that relate to internal and external customer satisfaction. और फिर ऐसे क्रिएट करना एक कॉमन विजन जो है एक्सलेंस का, ठीक है, जिसमें विजन को हम ट्रांसफॉर्म कर सकें किसी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिस्क्राइब कर रहा हो कि एरियाज को परफॉर्मेंस की एंड जो रिलेट कर रहा हो इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर सेटिस्फैक्शन को. नंबर 3 उनको चाहिए कि न्यू रूल्स फॉर प्लेइंग द ऑर्गेनाइजेशनल गेम. Territorial wall must be broken and yielding a team of spirit of teamwork. और ऑर्गेनाइजेशनल गेम्स के जो रूल्स हैं वो चेंज होने चाहिए और जो टेरिटरी है एक डिफाइन होगी जी ये मेरी टेरिटरी है वो चीज़ वो ख़त्म हो जानी चाहिए और सबके अंदर एक टीम वर्क की स्पिरिट जो है वो डेवलप होनी चाहिए. Now one new approach is interlocking accountability. So नया अप्रोच अगर हम एक जज करते हैं तो वो इंटरलॉकिंग अकाउंटेबिलिटी होगी इन विच ऑल मैनेजर्स आर अकाउंटेबल टू वन अनदर फॉर देयर परफॉर्मेंस. और हम उसको ये कह सकते हैं इंटरलॉकिंग अकाउंटेबिलिटी को हम कह सकते हैं कि उसमें हर मैनेजर एक दूसरे मैनेजर को या एक दूसरे को वो रिस्पॉन्सिबल यानी बताने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, अकाउंटेबल होंगे कि उन्होंने अपना परफॉर्मेंस में कैसे काम किया. So the second is team representation. So second जो आ जाता है वो team representation आ जाती है in which each manager is responsible for accurately representation, in which each manager is responsible for accurately representing the ideas and decisions of the team to others outside the team. So second अगर हम देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि team representation है, ठीक है, जिसमें हर मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है रिप्रेजेंटेशन को एक्यूरेटली परफॉर्म करने के लिए और फिर वो रिस्पॉन्सिबल है कि ऐसे आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे डिसीजंस को जो टीम से भी रिलेटेड हों और आउटसाइड द टीम भी जो है उन लोगों से भी रिलेटेड हों. नंबर 4 implementing a continuous improvement process. Now these projects should improve. ये ऑब्वियसली ऐसे प्रोजेक्ट्स अगर वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसी भी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उससे ऑब्वियसली ऑपरेशनल सिस्टम्स और प्रोसेस जो है वो भी इम्प्रूव होगा. देन डेवलपिंग एंड रिटेनिंग पीक परफॉर्मेंस, फिर डेवलप करना और ऐसे पीक परफॉर्मेंस को रिटेन करना यानी अपने पास उनके यानी उनकी सर्विसेज को रिटेन करना. फिर मिडिल मैनेजर्स मस्ट आइडेंटिफाई एंड डेवलप फ्यूचर लीडर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उनको फिर आइडेंटिफाई करना पड़ता है और डेवलप करना पड़ता है ऐसे फ्यूचर लीडर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में एज लीडर्स रोल प्ले कर सकें.
So when we speak about the workforce, now the workforce must develop ownership of the quality process. Ownership and empowerment gives employees the right to have a voice in deciding what needs to be done and how to do it. So workforce को जो है ना उसमें हमें एक डेवलप करना, ओनरशिप डेवलप करना, ठीक है, एक क्वालिटी प्रोसेस के लिए. और ओनरशिप एंड एम्पावरमेंट जो है वो एम्प्लॉइज को वो राइट दे रहा है that they can voice their right in deciding what needs to be done and how to do it. So workforce के पास जब ओनरशिप आ जाती है क्वालिटी प्रोसेस की, तो उनके पास ही वो पावर आ जाती है जिसमें वो डिसीजंस कर सकते हैं कि क्या चीज जरूरी है करना और किस तरीके से उसको किया जाए. So it is based on a belief that what is good for the organization is also good for the individual and vice versa. और ये इस बिलीफ के ऊपर बेस्ड है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए चीज अच्छी है वही जो है इंडिविजुअल के लिए भी अच्छी है, एंड वाइस वर्सा. सो ट्रेनिंग, रिकग्निशन एंड बेटर कम्युनिकेशन आर की सक्सेस फैक्टर्स फॉर ट्रांसफरिंग ओनरशिप इन द वर्कफोर्स. और ऑब्वियसली वो एक ट्रेनिंग रिकग्निशन जो है वो एक बेटर कम्युनिकेशन का की बन जाता है, एक फैक्टर बन जाता है जिससे ओनरशिप जो है आप वर्कफोर्स में ट्रांसफर कर सकते हैं. Now, with increased ownership, however, come a flatter organization and an elimination of some middle managers. और obviously, increased ownership के साथ फिर आप कुछ middle managers की elimination भी ज़रूरी हो जाती है. So, increased ownership also requires increased sharing of information with the workforce and a commitment to the workforce in good times and in bad. फिर ऑब्वियसली जब ओनरशिप इंक्रीज होती है तो उसमें एक रिक्वायरमेंट हो जाती है कि उसमें शेयरिंग इंफॉर्मेशन की पॉइंट भी जो है वो ज़्यादा उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है. अपने वर्कफोर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना और एक कमिटमेंट ताकि जो है ना वो अच्छे एंड बुरे वक्त दोनों में वो कमिटमेंट उनकी रहे अपने काम के लिए. Now this might mean reducing stock dividends and executive bonuses before laying the line of the workforce during economic downturns. और sometimes कहीं ये आपको reduce करना पड़ता है वहाँ पे stock dividends को या ऐसे bonuses को, executive bonuses को. Now when we speak about quality function deployment, QFD, and other tools for implementation, we would say that tools for quality planning would be that customers' needs and expectations drive the planning process for products and the system by which they are produced. और customer की needs जो है और expectations जो हैं उनको drive किया जाता है एक planning process की तरफ for products, एक products के लिए, और systems by which they are produced, और ऐसे systems जिनकी through वो produce किए जा रहे हैं. Marketing plays a key role in identifying customer expectations. और marketing जो है एक key role play करता है customer की expectations को identify करने में. Now that is what is known voice of customer in QFD or what in a simple matrix diagram. So उसको हम कहेंगे कि अगर जो key role को identify करे उसकी customer expectations को, तो उसको हम कहेंगे कि voice of customer. हम QFD में उसको वॉइस ऑफ कस्टमर कहेंगे, या अगर हम मैट्रिक्स डायग्राम में देखें तो व्हाट का जो है वो कॉन्सेप्ट वो वॉइस ऑफ कस्टमर होगा. नाउ once these are identified, managers must translate them into specific products and service specifications that manufacturing and service delivery processes of the organization. So voice of processing QFD or how in matrix diagram must meet. So एक दफ़ा जब ये आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो फिर मैनेजर्स को वो ट्रांसलेट करना उनको स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की टर्म में या स्पेसिफिक सर्विस स्पेसिफिकेशंस के ऊपर, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग में या सर्विस डिलीवरी में प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो जो है बन जाता है वॉइस ऑफ प्रोसेस QFD में, और मैट्रिक्स डायग्राम के सूरत में वो फिर हाउ के अंडर आएगा. नाउ इन सम केसेस द प्रोडक्ट ऑफ सर्विस दैट कस्टमर्स रिसीव इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे एक्सपेक्ट. और कई केसेस में जो है ऐसा प्रोडक्ट्स जो है जो या सर्विस जो है जो कस्टमर रिसीव करते हैं वो कई दफ़ा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे बहुत डिफरेंट होते हैं. So it is management's responsibility to minimize such gaps. और management की फिर responsibility होती है कि ऐसे gaps को वो minimize कर दें.
Now, firms use several tools and approaches to help them focus on their external or internal customers. और firms जो हैं वो ऐसे जो है वो tools या approaches को जो है फोकस करने में उनमें हेल्प करती है ताकि वो एक्सटर्नल और इंटरनल कस्टमर्स के बारे में जान सके ना। अब अगर हम बात करते हैं मैट्रिक्स डायग्राम की, तो मैट्रिक्स डायग्राम क्या है? हमने उसमें कहा कि मैट्रिक्स QFD के हिसाब से अगर मैट्रिक्स डायग्राम में जो व्हाट का फंक्शन है और हाउ का फंक्शन है उसमें ये चीजें आती हैं। तो मैट्रिक्स डायग्राम जो हैं दीज आर स्प्रेडशीट्स दैट ग्राफिकली डिस्प्ले रिलेशनशिप्स बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स, functions and tasks in such a way as to provide logical connecting points between each item. So matrix diagrams उस तरह से बनाए जाते हैं कि हम उस तरह उनको कहेंगे कि matrix diagram वो चीज़ है जो these are ये एक spreadsheets होती हैं, ठीक है, जो ग्राफिकली डिस्प्ले कर रही होती हैं आपका रिलेशनशिप आपके कैरेक्टरिस्टिक्स के भी बिटवीन, आपके फंक्शंस के और आपके टास्क्स के दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसको ये स्पेसिफाई कर रहे होते हैं इन सच अ वे ताकि इस तरीके से कि वो प्रोवाइड कर सके लॉजिकल कनेक्टिंग पॉइंट्स प्रोवाइड कर सकते बिटवीन ईच आइटम, और उनके अंदर यानी एक लॉजिकल कनेक्टिंग उनको कनेक्ट करने का तरीका यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को फंक्शन से कनेक्ट करना, फंक्शंस को टास्क के साथ कनेक्ट करने का एक आइटम को दूसरे के साथ लॉजिकल तरीके से वो एक्सप्लेन करता है। Now, QFT is one of many matrix diagrams now used for planning and quality improvements. और QFT जो है वो एक matrix diagram का ही एक हिस्सा है जिसको हम अब आजकल ज़्यादातर planning और quality improvements के लिए यूज़ करते हैं। Now, relations diagram, अगर हम relations diagram देखेंगे वो क्या है, तो relations diagram means that the purpose of this tool is taken a central idea and it maps out logical and sequential links among related categories. और ये obviously एक central idea से लिया गया है और ये logical और sequential links बनाता है आपके जो categories है उसके साथ उसको map out कर देता है। Now, every idea can be logically linked with more than one idea at a time. और हर idea को logically link किया जा सकता है एक idea से दूसरे idea के साथ। Now it allows lateral rather than linear thinking, और ये obviously एक linear thinking के बजाय lateral thinking की तरफ लेके जाता है। फिर हम बात करते हैं affinity diagram. Now affinity diagram means that this is a technique for gathering and organizing a large number of ideas, opinions and facts relating to a broad problem or subject area. और affinity diagram उस चीज़ में आ जाता है कि ये एक टेक्निक आ जाती है जिसमें आप for gathering and organizing a large number of ideas, एक ideas बहुत ज़्यादा आपके large number of ideas है, opinions हैं या facts हैं, ठीक है, उनको इकट्ठा gather करना, ठीक है, वो आप affinity diagram में कर सकते हैं that are relating to a broad problem or a subject area, किसी subject area या किसी broad problem से जो relate कर रहा हो उसमें फिर वो ideas, opinion और facts को आप organize करके या gather कर लेते हो, affinity diagram में explain कर देते हो। It enables problem solvers to shift through large volumes of information efficiently and to identify natural patterns or grouping among information. और ये enable कर देता है आपके जो problem solvers हैं आपके organization में कि ताकि वो ज़्यादा large volume of information में से efficiently जल्दी से उस प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सके और नेचुरल पैटर्न्स और ग्रुपिंग कर सकें ताकि इंफॉर्मेशन उनको अवेलेबल हो जाए। Now, tree diagram. A tree diagram, it maps out the paths and tasks that need to be accomplished to complete a specific project or to reach a specific goal. Tree diagram हम कहेंगे कि वो map out करता है एक path को या ऐसे tasks को, ठीक है, जो जिनको ज़रूरत है accomplish करने के लिए ताकि एक वो complete और specific project या specific goal की तरफ पहुंच सके। तो वो आपको एक पाथ बता देता है, मैप बना देता है एक पाथ का कि आपने इस तरीके से उस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक गोल तक पहुंचना है। एरोस डायग्राम, अब एरोस डायग्राम हम अगर बात करते हैं तो एरोस डायग्राम these have been used by construction planners for years in the form of CPM and PERT project planning techniques, और ये अरसे से जो है
प्रोडक्शन के जो प्लानर्स हैं वो सालों से एरो डायग्राम्स को यूज कर रहे हैं सीपीएम के फॉर्म में और PERT प्रोजेक्ट प्लानिंग टेक्निक्स के तरीके में, उस फॉर्म में उसको ये एरो डायग्राम्स को यूज कर रहे हैं अरसे से. Then comes a process decision program chart. Now when we speak about process decision program chart, now this is a method for mapping out every conceivable event and contingency that can occur when moving from a problem statement to a possible solution. So process decision program chart हो जाएगा कि ये मेथड है एक मैप आउट करने के लिए कि आपको एक कंसीवेबल इवेंट या कंटिजेंसी मालूम हो जाती है जो अकर कर सकती है जब आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से प्रॉब्लम सॉल्यूशंस की तरफ जा रहे हो. यानी जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने लिया है और उसको आप सॉल्यूशंस ढूंढ रहे होते हैं तो उस वक्त जो चीजें अकर हो सकती हैं वो एक प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट हो जाता है, उसमें आप डिफाइन कर सकते हो. It is used to plan for each possible chain events that could occur when a problem or goal is unfamiliar. और कोई भी ऐसा जो प्रॉब्लम या गोल ऐसा जो अनफेमिलियर हो या यूज टू ना हो उसमें जो अकर कर रहा हो उस वक्त जो है ये उस चीज को एक प्लान करने में हेल्प करता है ताकि आपको एक पॉसिबल चेन ऑफ इवेंट्स मालूम हो जाए कि किस तरीके से जो है ना वो आप उसको डील करोगे. देन हाउस ऑफ क्वालिटी और क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट. फिर हाउस ऑफ क्वालिटी अगर आप देखते हैं या क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट QFD का अगर आप टूल देखते हैं तो QFD इज अ मेथोडोलॉजी यूज्ड टू इंश्योर दैट कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स आर मेट थ्रू आउट द प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोसेस एंड इन द डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम. और इसमें ये एक इस तरीके से जज किया जाता है कि जो है आपके प्रोडक्ट डिजाइन में और प्रोसेस में और प्रोडक्शन प्रोसेस में आपके कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट हो रही हूँ. QFD is both a philosophy and a set of planning and communication tools that focuses on customer requirements in coordinating the design, manufacturing and marketing of goods. So QFD जो है वो एक philosophy भी है और एक set of planning भी है जो आपके communication tools की तरह यूज होता है ताकि आप फोकस कर सकते हैं कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे और उस हिसाब से आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं डिजाइन को या मैन्युफैक्चरिंग को या अपनी गुड्स की मार्केटिंग को. So that's it for today, students. We will further study about the QFD and the House of Quality of Function Deployment tool in our next lecture. So thank you so much. Have a good day.